लेट्स माइक पॉडकास्ट। लेट्स माइक पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं मंसूर अहमद सिद्दीकी। और सिद्दीकी साहब, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। मंसूर अहमद सिद्दीकी जी राजस्थान के प्रोमिनेंट लॉयर्स में से एक हैं। 30 साल से ज़्यादा का वकालत का आपको एक्सपीरियंस है और बहुत ही संघर्ष भरी कहानी है मंसूर सिद्दीकी जी की। किस तरह से इन्होंने वकालत शुरू की, किन पदों पर पहुँचे। सबसे बड़ी बात है कि आप सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे और उससे पहले का जो एक लंबा सफ़र वकालत का, वकीलों के लिए काम करने का और इस पूरे प्रोफेशन को बहुत नज़दीक से समझने का, उसका बहुत गहरा एक्सपीरियंस है मंसूर जी को। और मंसूर साहब, आपने वकालत शुरू की 1993 में जी, और 93 से लेकर अभी 2026 इतना लंबा करियर है। कहाँ से पूछें, आखिर से पूछें या शुरू से पूछें? अनुराग जी, किसी भी मुद्दे की, बातचीत की, मेरी संघर्ष की, आपके प्रश्न की शुरुआत में अपने विधिक क्षेत्र में प्रवेश से करना चाहूँगा। वर्ष 1993 में मैंने LLB पास आउट किया राजस्थान विश्वविद्यालय लॉ डिपार्टमेंट से, और जयपुर में मैं आदरणीय सीनियर एडवोकेट सज्जन राज जी सुराना साहब के साथ एसोसिएटेड रहा। चूंकि अनुराग जी मैं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हूँ, तो यानी आपके घर में पहले कोई वकील नहीं? हमारे घर न मेरे दादा, न मेरे पिता, न मेरे भाई, न मेरे चाचा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, वकालत की शुरुआत में मुझे यहाँ तक नहीं पता होता था कि हमारे सर से मिलने के लिए जो आए हैं उनको हम क्लाइंट कहें, उनको हम फरीक कहें, उनको हम ग्राहक कहें। मतलब आप समझ सकते हो कि इस क्षेत्र में मेरी शुरुआत किस स्तर से हुई। बहुत बेसिक। बहुत बेसिक। लेकिन माननीय सज्जन राज जी सुराना साहब ने इस प्रोफेशन का महत्व, इसका अनुशासन, इसकी गहराई, ये सब मुझे समझाई। और वर्ष 1997 तक मैं उनके साथ एसोसिएटेड रहा। 1997 के पश्चात मैं जोधपुर हाई कोर्ट में शिफ्ट हुआ। क्योंकि बेसिकली नागौर जिले से मैं बिलोंग करता हूं, तो डीडवाना से। अब डीडवाना भी जिला है? अब डीडवाना भी जिला है, जी जी। तो वहां पर मैं 3 वर्ष तक पूर्व महाधिवक्ता श्रीमान नरपतमल लोढ़ा साहब के साथ में मैं एसोसिएटेड रहा। मेरे दोनों गुरुजनों ने मुझे इस प्रोफेशन में हर एतबार से तैयार किया। कानून पढ़ना, लिखना, ड्राफ्टिंग समझना, कोर्ट क्राफ्टिंग, कोर्ट में किस तरह पेश होना है, इस प्रोफेशन का क्या डिसिप्लिन है, ये सारा उन्होंने मुझे समझाया। और उसी का नतीजा है कि आज मैं इस मकाम पर हूँ। अनुराग जी, वर्ष 2009 से 14 तक मैं राजकीय अधिवक्ता रहा, गवर्नमेंट काउंसिल? गवर्नमेंट काउंसिल रहा, जिसमें राज्य सरकार के बहुत से विभाग की तरफ से मैंने पैरवी की। 2009 में मैं राजस्थान हाई कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उसके पश्चात पिछली गवर्नमेंट में मैं राजकीय अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता क्रिमिनल साइड में मैं एडिशनल एडवोकेट, जिन्हें एडवोकेट। जनरली डबल एजी के नाम से जाना जाता है, उस पे रहा। तो इस पूरी जो मेरी वकालत की जो यात्रा है, इसमें सफलता का श्रेय ईश्वर के बाद में मैंने दोनों जो गुरुजन हैं उनको, और जो मेरे साथी अधिवक्तागण जो मेरे इस प्रोफेशन में मेरे साथ रहे, उन सबको मैं देना चाहता हूँ। मंसूर जी, आम तौर पर लोग समाज में एक धारणा बनी हुई है जी, कि वकीलों से थोड़ा दूर रहो। तो क्या वास्तव में वकील इतने खतरनाक होते हैं? देखिए,
वकील जो है उनके बारे में जनरल परसेप्शन जो है अनुराग जी, वो ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए कि हर आदमी को कचहरी और पुलिस थाने से डर लगता है। पुलिस का अफसर कितना भी अच्छा होगा, आम आदमी के मन में उसके लिए भय होगा, अरे ये थानेदार जी हैं, ये पता नहीं क्या कर देंगे, अरे ये वकील साहब हैं क्या। जबकि सच्चाई ये है अनुराग जी कि वकील समुदाय भारत के प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने वाला समुदाय है। इनके नजदीक आओ, इनसे सीखो, इनकी सहायता लो। हम लोग मुफ्त में भी विधिक सहायता देते हैं। उच्च न्यायालय ने भी विधिक सहायता का अलग से एक बना रखा है, सेल बना रखा है। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोगों में ये धारणा है। अन्यथा वकील समुदाय हमेशा आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। और बहुत से अधिवक्तागण ऐसे हैं जो अगर क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो मुफ्त में भी उनकी पैरवी करते हैं। हमने भी करी है। आपने तो दोनों तरफ काम किया, एक वकील के तौर पर भी और सरकार के वकील की तरफ से भी। तो आपने कॉइन की जो दोनों साइड्स हैं वो बहुत बहुत अच्छे से देखी हैं, फ़ील भी की हैं। क्या फ़र्क होता है दोनों तरफ से वकालत करने में? देखिए, वकालत का और वकील का जो पहला जो उद्देश्य है, टू असिस्ट द कोर्ट। आप चाहे किसी भी तरफ से अपीयर हो रही हैं, आपको आप प्रिजुडिस नहीं हो सकते कि मैं इसकी पैरवी कर रहा हूं तो इसको जिता के मानूंगा। यू हैव टू असिस्ट। आपको न्यायालय को ईमानदारी से असिस्ट करना है। दोनों तरफ के वकील जब न्यायालय को असिस्ट करेंगे तो न्यायाधीश महोदय को अपना निर्णय लिखाने में आसानी रहेगी और पक्षकार को न्याय मिलेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपका 30 साल का जो करियर रहा है अब तक, और अभी तो शायद अगले 30 साल तक और चलेगा। जो ब्राइट करियर है जिसकी, क्या हम इसको मिड ऑफ द करियर भी नहीं कह सकते अभी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक डॉक्टर और वकील कभी बूढ़ा होता नहीं है। एडवोकेट नेवर रिटायर्स, कभी रिटायर भी नहीं होता। तो लगता नहीं हो जाना चाहिए। नहीं, क्यों? जैसे जैसे इस प्रोफेशन में आदमी आगे बढ़ता है ईमानदारी से, तो उसकी पढ़ने की आदत और सीखने की आदत बनती रहती है। वो कंटिन्यू रहता है और वो लास्ट मोमेंट तक सीखता रहता है। उसके मन में ये रहता है मुझे अभी ये सीखना बाकी है। क्योंकि लॉ बहुत बड़ा समंदर है अनुराग जी। किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है। रोज हम मुकदमा तैयार करते हैं तो लगता है अरे ये नई चीज सीखी। रोज नया कानून सीखते हैं। इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो आपने लर्निंग की बात की, आज का जो ज़माना है एआई, हर हर फील्ड में एआई का इंट्रोडक्शन हो चुका है और अभी एआई बहुत शुरुआती स्टेज में है, बहुत आगे तक जाएगा। और मेडिकल और लीगल दोनों दोनों फील्ड्स में एआई का इस्तेमाल बहुत बढ़ रहा है, लेकिन किस तरह से बढ़ना चाहिए, इसके मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, कई बार आधी-अधूरी जानकारियाँ भी मिल जाती हैं। तो वकीलों के लिए आपका क्या मैसेज है कि वो अपनी लर्निंग में नई टेक्नोलॉजी को, नए टूल्स को कैसे अडॉप्ट करें? उन्हें करना चाहिए, किस सीमा तक करना चाहिए? क्योंकि अक्सर एक एक परसेप्शन बना हुआ है अपने यहाँ कि करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं और कंप्यूटराइज़ेशन नहीं है। ऐसा लगता है कि जो जो हमारा ये वाला फ़ील्ड है, जो जो लीगल फ़ील्ड है, ये अभी भी टेक्नोलॉजी को शायद अपने साथ इंटीग्रेट नहीं करना चाहता है, या थोड़ा-सा कहीं न कहीं कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं। तो वकीलों के लिए आपका क्या कहना है? कैसे अपनी नॉलेज को वो बढ़ाएँ? अनुराग जी, आपके इस प्रश्न का मैं 2 हिस्सों में जवाब देना चाहूँगा। पहला ये कि जो एआई आया है, उसका फ़ायदा और नुकसान दोनों हैं। जो नए एडवोकेट्स हैं, उनको मेरा मशवरा ये है अनुराग जी कि वो एआई की हेल्प ज़रूर लें, लेकिन एआई पर डिपेंडेंट नहीं रहें। उस पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। अगर आप एआई पे निर्भर हैं, तो आपकी जो दिमाग की फर्टिलिटी है, आपके जो खुद के थॉट्स हैं, ऑन थॉट्स हैं, एआई आपके ऑन थॉट्स को खा जाएगा। आप एक लाइन बोलेंगे मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर पिटीशन लिख के दे दीजिए, एआई आपको ड्राफ्ट करके दे देगा, तो सब कुछ रेडीमेड हो जाएगा अनुराग जी। तो आप इसकी मदद लें, इस पे डिपेंडेंट नहीं रहें। ये मेरा नए जो अधिवक्ता हैं, उनको ये मेरा
मेरी सलाह है, मेरा संदेश है, मेरी एडवाइस है और मेरी रिक्वेस्ट है। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि वकीलों के पास लाइब्रेरी बहुत बड़ी होती है। तो कितना एक वकील को पढ़ना होता है? कितना उसका क्या कितना समय वो देता है? कितना उसको देना चाहिए पढ़ने पर? अनुराग जी, वो हिंदी में कहते हैं कि विद्या धीरे-धीरे आती है। हुँ। रोज़ पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जब मुझे एक इंसिडेंट याद आ रही है कि जब मैं वकालत की शुरुआत में था तो ऑनरेबल टेबरेवाल साहब से बातचीत करने का अवसर मिला एक कार्यक्रम में। तब उन्होंने ये कहा कि आप रोज़ एक जजमेंट पढ़ने की आदत डालिए। रोज़ एक जजमेंट पढ़िए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी आदत में हो जाएगा। आप जैसे जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप रिकॉर्ड करेंगे ना अनुराग जी, उतना ही बजेगा। आपने अगर 5 सॉन्ग रिकॉर्ड किए हैं, तो आप छठा सॉन्ग नहीं बजा सकते। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मेरा मानना है कि किताब पे छपा अक्षर दिमाग तक जाता है, स्क्रीन पे देखा हुआ अक्षर सिर्फ़ आँखों तक जाता है। इसलिए किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। किताब से आप जो सीखेंगे, किताब के पन्ने पलटेंगे तो कंप्यूटर से या एआई के माध्यम से जितना सीखते हैं उससे और बेहतर सीखेंगे। एक सवाल अक्सर आता है कि वकीलों वकीलों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। मेरे ख्याल से 1,25,000 के आसपास एडवोकेट्स एनरोल्ड हैं अनुराग जी के राजस्थान। राजस्थान में, यानी पूरे देश में तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें हाँ, तो 1,25,000 के आस सवा लाख वकील और उनके परिवार जुड़े हैं। यस। तो क्या इनकी सोशल सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त होता है? देखिए यहाँ अब मैं एडवोकेट्स क्योंकि प्रोटेक्शन थोड़ा-सा मैं कहूँगा, मैंने देखा है, आपको भी देखा है मैंने बरसों से। जी, एक लंबा सफ़र एक वकील अपने जीवन में तय करता है। शुरुआत जब वो करता है, बहुत संघर्ष होता है उस समय। परिवार की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी, अ, प्रशासन की तरफ से भी, और उसको काफ़ी फ़ाइट करना पड़ता है, खुद से भी शायद करना पड़ता होगा। तो कैसे कैसे जूझा जाए इन परिस्थितियों में, जबकि सामाजिक सुरक्षा का, सोशल सिक्योरिटी का कोई बहुत बड़ा नेटवर्क ऐसा नज़र नहीं आता वकीलों के लिए? देखिए उसमें एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है। मेरी पुरजोर मांग रहेगी सरकार से कि इस एक्ट को लागू किया जाए। ये वकीलों को सुरक्षा प्रदान करेगा क्योंकि वकीलों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा एक्ट स्पेशल एक्ट नहीं है। और वकील जो है देखिए अच्छे लोगों की पैरवी करता है, अपराधियों की पैरवी करता है, बहुत बड़े अपराधी हैं उनकी पैरवी भी करता है और बेबाक तरीके से ईमानदारी से कोर्ट के सामने अपनी बात रखता है। ऐसे में उसकी सुरक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और जहाँ तक बाकी सामाजिक सुरक्षा और दूसरी चीज़ों का प्रश्न अनुराग जी, तो उसके लिए बार काउंसिल में एडवोकेट्स वेलफेयर फंड है, जो राजस्थान एडवोकेट्स वेलफेयर फंड 1987 जो बना हुआ है, उस फंड का जो इस्तेमाल है, वो वकीलों के हित के लिए अधिक से अधिक किया जाए, ये मैं मानता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि मैं इस बार स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, तो मेरा ये पूर्ण प्रयास रहेगा अनुराग जी कि वेलफेयर वकीलों का जो है, वो मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा वेलफेयर की ज़रूरत पड़ती है? तो क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जहाँ किसी एक एडवोकेट को वेलफेयर फंड से मदद लेने की ज़रूरत पड़ सकती है? अनुराग जी, आज की तारीख में बार काउंसिल किसी भी एडवोकेट को अधिकतम 2 परिस्थितियों में फंड से पैसा रिलीज़ करती है। एक, ईश्वर नहीं करे किसी की मृत्यु हो जाए। दूसरा, यदि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मेरा मानना ये है कि अगर कोई वकील गंभीर बीमारी से पीड़ित है, वो अपना इलाज करवाता है, तो वो जितने रुपए का बिल सबमिट करे, उतना उसको रियम्बर्समेंट मिलना चाहिए। दूसरा, चूँकि वेलफेयर स्टाम्प जो है, उसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी करी क्या जाती है। वेलफेयर स्टाम्प क्या होता है? जो वकालतनामे पे जो स्टाम्प लगता है, उसका पैसा वकील अपनी पॉकेट से देता है और वो बार काउंसिल में जो एडवोकेट मतलब वेलफेयर फंड है, उस उसमें जाता है वो पैसा। वहाँ पर वो इकट्ठा होता वो वहाँ पर वो इकट्ठा होता है। तो
उस पैसे से ही जो है वो वकीलों को यानी ये एक तरह से कंट्रीब्यूटरी है, ये वकील- कंट्रीब्यूटरी ये है। जनता से, क्लाइंट से नहीं पैसा नहीं 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 नहीं, ये वकीलों का पैसा है जो वहां जमा होता है, उसी में से उनको मिलता है। और रिटायरमेंट पे या डेथ पर एक टेबुलेशन बनाया हुआ है बार काउंसिल ने कि इतने साल की वकालत होगी तो इतना पैसा मिलेगा, डेथ होगी तो इतना पैसा मिलेगा। मेरा मानना ये है, और मैं इस बात की पुरजोर वकालत करता हूं, और ये मुझे अवसर मिला तो मैं ये प्रोविजन जरूर करने की कोशिश करूंगा कि यदि किसी अधिवक्ता की अकस्मात मृत्यु हो जाए तो उसको न्यूनतम उसके परिवार को 20 लाख रुपया इमीडिएट रिलीफ के तौर पर दिया जाए। क्यों कि बार काउंसिल के पास, अनुराग जी, फंड की कमी नहीं है। इतना फंड है कि 20 मैं आपसे निवेदन करता हूं, देखिए 1,25,000 के आसपास एडवोकेट्स एनरोल्ड है। अब इसका अगर 33% एडवोकेट्स मानो जो एक्टिव प्रैक्टिशनर हैं और जो रोज एक वकालतनामा पेश करते हैं, एक वकालतनामे पर 130 रुपए का खर्च आता है। तो अगर 40,000 एडवोकेट रोजाना 130 रुपए का वकालतनामा पेश करते हैं तो ये फिगर आता है, कितना आता है? 52 लाख रुपए 52 लाख रोज। रोज। एक महीने में अगर हम 20 दिन वर्किंग डेज माने तो ये फिगर आता है 52 लाख इंटू 20, 10 मोर देन 10 करोड़ हर महीने। हर महीने। और 12 महीने में कितना आएगा? 1 अरब से ज्यादा। फंड की कमी नहीं है अनुराग जी। यानी 120 करोड़ रुपए हर साल इकट्ठा होता है इसमें। मोटा मतलब आधिकारिक नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कोट किया है कि भाई 1.25 लाख में से अगर 40,000 वकील भी करते हैं मिनिमम भी हम करें तो काफी अच्छा पैसा तो होता है। काफी अच्छा पैसा है। अब चूंकि बार काउंसिल जो है अनुराग जी वो संरक्षक है। आपको सरकार की तरफ देखने की तो कोई जरूरत ही नहीं। नहीं, आपने अच्छी बात कही। मुझे अवसर मिला तो मैं सरकार से पुरजोर मांग करूंगा और संपूर्ण प्रयास करूंगा कि वेलफेयर फंड में सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन दे, और हर साल दे। उससे ये होगा कि देखिए, मैं आप कह रहा था कि जो बार काउंसिल है वो संरक्षक है वकीलों की, और एक संरक्षक को संरक्षक की तरह व्यवहार करना चाहिए। वकीलों का पैसा है, वकील सब लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है, खुद के अधिकारों के लिए जो है वो उसको अपने घर में संघर्ष करना पड़ता है। मैं मानता हूं नए वकीलों को वकालत के शुरुआत में 5-7 वर्षों तक बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अनुराग जी। उनको स्टाइपेंड मिले, हाँ, उसमें कुछ शर्तें लागू करेंगे, और जो बुजुर्ग वकील हैं अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो जो रिटायरमेंट पर जो अमाउंट की टेबल है उसको रिवाइज करा जाए, एक हैंडसम अमाउंट मिलना चाहिए। अनुराग जी, मैं एक सीरियस नोट आपके सामने रखूं कि कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन इस नोबल प्रोफेशन को दे देता है, और जब वो वकालत छोड़ता है या इस स्थिति में नहीं होता कि वो कोर्ट में आके और मुकदमों में पैरवी कर सके, ऐसी सूरत में क्या उस व्यक्ति को जिसने अपना पूरा जीवन इस नोबल प्रोफेशन को दिया है, आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर छोड़ा जा सकता है? लेकिन क्या वो प्रोफेशन छोड़ते वक्त तक इतना समर्थ नहीं हो जाता कि उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़े? नहीं, ऐसा जैसा एक परसेप्शन है कि वकील तो बहुत कमाते हैं। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। ये परसेप्शन, आपने अच्छा शब्द यूज किया है, सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। मैं बहुत छोटी बार में भी विजिट किया है, बड़ी बार में भी विजिट किया है। हर जगह लोगों की, वकीलों की अपनी बहुत समस्याएं हैं। बार काउंसिल सीधे तौर पर किसी को आर्थिक मदद नहीं दे सकता, तनख्वाह नहीं दे सकता, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अनुराग जी वकीलों की मदद बहुत तरीके से की जा सकती है। जैसे वेलफेयर फंड का ये जो पैसा आता है, इससे मैं ये चाहूंगा कि राजस्थान के हर वकील का बीमा हो, ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस हो, और उसका प्रीमियम बार काउंसिल भरे। ये बड़ा आसान तरीका है। आसान, देखिए 1.25 लाख वकीलों का बीमा करने के लिए बहुत सी कंपनियां आएंगी। हम अपनी शर्तों पर कर सकते हैं, करने की जरूरत है, हमारा पैसा है, हमारे लोगों पे खर्च करना है, उन्हीं के काम आना। इससे क्या होगा, हर वकील अपने आप को
काफ़ी हद तक सुरक्षित और संरक्षित महसूस करेगा अनुराग जी। ये एक थोड़ा सा मजाक सूझ रहा था मुझे। अक्सर लोग जब ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो अक्सर लोग मजाक करते हैं कि इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए या इनसे बाकी लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स कई बार होते हैं वकीलों का, कभी पुलिस से हो जाता है, कभी प्रशासन से हो जाता है, तो ये कन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं? अक्सर हम सुनते हैं कि हो गया, आज यहाँ भिड़ गए आपस में। होता क्यों है? देखिए, आपने 2 प्रश्न को मिला के एक प्रश्न किया अनुराग जी, कि नहीं, वकीलों क्योंकि एक दिन को वकीलों का वकील प्रदर्शन था और मैं 3 घंटे तक जाम में फंसा रहा। हाँ, तो ऐसा ऐसा देखिए तो अनुराग एक तो परसेप्शन बनता है कि उसमें वकील भाई इसमें हंगामा क्यों कर रहे हैं, ये तो लॉ वाले लोग हैं। हाँ, मैं उसी हम्म, प्रश्न पे आपके उसी पे आ रहा हूँ कि वकीलों को प्रोटेक्शन की कहाँ ज़रूरत है। लोग इनके इनसे या इनके माध्यम से प्रोटेक्शन प्राप्त करते हैं। तो जो पीड़ित व्यक्ति है, जब वो वकील के पास आता है, तो वकील उसकी पीड़ा सुन के जो उसको उचित लगता है, उस न्यायालय में उसकी अर्जी, उसकी दरखास्त, उसकी याचिका प्रस्तुत करके और माननीय न्यायालय से उसके पक्ष में आदेश लेता है और उस व्यक्ति को, जो भी संबंधित विभाग है, चाहे प्रशासनिक हो या पुलिस महकमा हो, जो भी संबंधित है, वो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब रहा सवाल कि वकील को सुरक्षा की कहाँ ज़रूरत है? देखिए, ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जब वकील का जीवन भी संकट में आ जाता है। वो भी एक एक देखिए मानव है, सिस्टम ठीक? में एक कौन सिस्टम है, ठीक है ना? अब जहाँ कॉन्फ्लिक्ट की बात है ना, तो देखो हर आदमी को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की स्वतंत्रता है। ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और अगर वकीलों के साथ सामूहिक रूप से वकीलों को लगता है कि ये हमारे प्रोफेशन पर किसी तरह का हमला है, इंडिविजुअल अगर किसी का एक्ट है, जैसे मैं एज एन एडवोकेट अगर मेरा कोई एक्ट है, उसमें सारा वकील समुदाय मेरे साथ है। लेकिन अगर मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई किया है, तो एक सिंगल एग्जाम्पल भी अनुराग जी ऐसा नहीं होगा कि वकील समुदाय जो है वो बिला वजह के कहीं इकट्ठा हुआ हो और उन्होंने किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट किया हो। जब भी किया है, वकीलों के हित के लिए किया है और आगे भी करते रहेंगे। ये पूरा हमारा जो आज़ादी का आंदोलन था भारत का, उसमें जो भी हमारे टॉप लीडर्स थे, ज़्यादातर का प्रोफेशन वकालत का रहा है। चाहे नेहरू जी की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर की बात करें, सभी लोगों का मतलब इन ज़्यादातर लोग इस प्रोफेशन से आए, तभी इसको नोबल प्रोफेशन भी कहा जाता है। ये ग्लोबल फिनोमेना है। जी। और अब एक ऐसी स्थिति आ गई है आज़ादी के इतने साल बाद कि हमको इन विषयों पर बात करनी पड़ रही है कि वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट आए, ऐसा आ जाए। तो अभी आपने फर्स्ट जनरेशन वकीलों की भी बात की कि जिनको अपना करियर खुद से शुरू करना पड़ता है और कुछ लोग पीढ़ी दर पीढ़ी वकालत करते हैं। तो जो नए वकील हैं, उनको जो पुराने उनके वेटरन्स हैं, पुराने जो वकील हैं, उनसे क्या लर्न करना चाहिए? क्या सीख सकते हैं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो जनरेशन गैप आ जाता है। तो इस फील्ड में भी क्या जनरेशन गैप जैसी कोई स्थिति है? मेरा सीधा जवाब ये है अनुराग जी कि इसमें जनरेशन गैप नहीं है, एक परसेप्शन हो गया है, एक अवधारणा हो गई है कि इनमें जनरेशन गैप है। नए वकील को यहाँ आने के लिए, अपने प्रोफेशन में अपने पाँव जमाने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है, बहुत अनुशासन की आवश्यकता है, बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। जो पढ़ा है उसको समझने की आवश्यकता है। यदि समझ में नहीं आए, तो जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। नई जनरेशन के लिए मेरा ये कहना है कि आप सवाल करने से या पूछने से झिझकिए मत। जितना आप अपने सीनियर से पूछेंगे, उतना आप सीखेंगे। और रहा सीनियर्स का सवाल, तो सीनियर्स को तो खुशी होती है यदि कोई नया अधिवक्ता अपनी कोई ब्रीफ, कोई फाइल, कोई इशू, कोई पॉइंट लेके, कोई क्वेरी लेके आता है, तो वरिष्ठ अधिवक्ता को खुशी होती है। अब अगर नया अधिवक्ता झिझकेगा सिर्फ इस वजह से कि ये सीनियर है, मैं कैसे पूछूं, नहीं, नो नीड टू हेजिटेट। आप जाइए,
और अपनी समस्या उनके सामने रखिए, फिर देखिए कि वो बहुत बहुत प्रसन्न होंगे और आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। तो जनरेशन गैप जो है ये एक अवधारणा है, असल में जनरेशन गैप नहीं है। आवश्यकता है नए लड़कों को सीनियर के पास जाने की, सीनियर्स इंतज़ार करते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई कोई आके और जो है नई जनरेशन का वकील जो इस प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ना चाहता है, वो हमसे आके पूछे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये जो अदालतें होती हैं ना, अलग-अलग तरह की होती हैं। तहसील के लेवल पर एक अदालत है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक कोर्ट है, फिर फैमिली कोर्ट है, फिर शहरों में अदालत है। तो इनके वकील जो अलग-अलग होते हैं, छोटे शहर में वकालत कोई कर रहा है, कस्बे में कर रहा है, कोई जिले में कर रहा है, कोई हाई कोर्ट में कर रहा है। तो इनकी प्रॉब्लम्स भी कुछ अलग-अलग तरह की होती हैं क्या? कैसे एड्रेस करना चाहिए? देखिए, एज एन एडवोकेट, चाहे वो तहसील में वकालत कर रहा है या हाई कोर्ट में वकालत कर रहा है, बार कौंसिल के एतबार से सबकी समस्याएं एक जैसी हैं। हाँ, बड़ी जगह पर व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती हैं, छोटी जगह पर व्यवस्थाओं की कमी हो सकती है, जैसे बैठने की जगह है। बहुत सी जगह मैंने देखा है कि एडवोकेट्स कहीं तो खुले में बैठते हैं, कहीं पेड़ के नीचे बैठते हैं, कहीं टिन शेड में बैठते हैं। वो बाँध के भी जाते हैं अपने बक्सा शाम को, ऐसा क्यों होता है? वो बस्ता तो देखो, बस्ता में अपनी फाइलें तो बस्ता क्या, वो बॉक्स जैसा जो जो होता है? बॉक्स मैंने कई जैसे, बार अदालतों में देखा हाँ, कि तो शाम उसमें के पेड़ से बाँधा हुआ है, कहीं ये बड़ी किसी देखिए, खंभे से बाँधा हुआ है। ये अफ़सोस की बात है अनुराग जी। ये नोबल प्रोफ़ेशन को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी पालना कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोफ़ेशन में बहुत से वकीलों को, जैसा आपने एग्ज़ाम्पल दिया ना, अपनी टेबल को कहीं बाँध के जाना पड़ता है, तो उसमें क्या रोज़मर्रा में काम आने वाले जो पेपर्स हैं, उनको वहाँ वो दराज में रख के और लॉक करके और चले जाते हैं, और जो फाइलें हैं, उसका बस्ता अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। मेरा मानना ये है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूरे राजस्थान में कोई भी अधिवक्ता खुले में नहीं बैठे, कोई अधिवक्ता टिन शेड के नीचे नहीं बैठे, सबके लिए चैम्बर की व्यवस्था हो, और जो मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वकीलों की कोर्ट कैंपस में, जैसे मैं बताऊं, मेरी बहन अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता, जो महिला अधिवक्ता हैं, उनके लिए जो है वो अलग चैम्बर्स हों, उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, उनके लिए वॉशरूम की अच्छी अलग से व्यवस्था हो। ये मैं चाहता हूँ कि तहसील लेवल से लेके और बड़े स्टेशन तक सब जगह पर ऐसी हो, और इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूँगा। तो ये तो बहुत सारी बातें हुई वकीलों की तरफ से। जो न्याय है, सस्ता कैसे हो? क्या क्या होना चाहिए? अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जस्टिस बहुत खर्चीला है, क्योंकि इसीलिए फिर लोक अदालतें भी बनानी पड़ी। इसीलिए फिर और भी दूसरे टूल्स डेवलप करने पड़े जुडिशरी को, कि लोगों को जो लीगल एड है वो भी आप लोग कई बार फ्री भी प्रोवाइड कराते हैं। इसकी नौबत क्यों आती है? अफोर्डेबल जस्टिस क्यों नहीं हो सकता हमारे? अनुराग जी, आपके प्रश्न में ही उसका जवाब छुपा हुआ है। देखिए, लोक अदालत है, लीगल एड है, तो ये व्यवस्था बहुत सोच समझ के की गई है कि जो लोग सक्षम नहीं है, वकील की फीस वहन नहीं कर सकते, उनके लिए लीगल एड है। वहां से लीगल एड से अच्छे वकीलों को, रेप्यूटेड वकीलों को, जानकार अच्छे जो अनुभवी वकील हैं, उनके माध्यम से उनकी पैरवी करवाई जाती है। तो न्याय तो सुलभ है, जानकारी का अभाव है। हमें इस बात को आम लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि आपके जो डिस्प्यूट्स हैं, वो लोक अदालत की भावना से भी तय हो सकते हैं। लीगल एड एक ऐसी संस्था है, ऐसा ऑफिस है, जहां से आपको फ्री में वकील मिलेगा। तो उनकी फीस सरकार देती है। वो सरकार देती है, उसमें लिटिगेंट को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस चीज को प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता, अनुराग जी। अ, इसीलिए न्याय आपके द्वार है, सस्ता न्याय है, सुलभ न्याय है। अब जो रेनाउंड वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, बड़े हाई कोर्ट्स में हैं, वो उनका अपना फी स्ट्रक्चर है। उसको आप अगर आपने सबकॉन्शियस में रखेंगे तो आपको लगेगा कि न्याय महंगा है। ये परसेप्शन ना फ़िल्मों से भी बहुत बना है। वकीलों का, जो बड़े वकील हैं, उनका लाइफ़स्टाइल, जैसे अभी
जॉली LLB 1 2 3 आई, तो क्या लगता है, मतलब जो फिल्मों में दिखाया है, कोट्स तो काफी रियल लगते हैं जो उसमें दिखाए हैं, एक्चुअल में कितनी सच्चाई है इनको। अनुराग जी देखो, बहुत बेसिक चीज है और वो कि जज साहब भी बहुत अच्छे दिखाए हैं। वो देखिए बेसिक चीज है कि फिल्म जो है उसमें नाटकीयता ज्यादा होती है दर्शक को लुभाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करती है ना, तभी आदमी फिल्म देखता है। नहीं, कनेक्ट करती है लेकिन असल रूप में नहीं करती। हम्म। अगर आपने जैसे जॉली LLB फिल्म का जिक्र किया, आप उसकी अदालत देख, मैं उससे पहले का आपको बताता हूँ, 80s 90s की जो मूवीज आती थी, जो कोर्ट्स जिसमें दिखाए जाते थे, उसमें अदालत एक अलग तरह से दिखाई जाती थी। ऑर्डर ऑर्डर कट कर रहा है, उसमें एक खड़ा हो रहा है, शपथ ले रहा है। लेकिन रियल कोर्ट्स में ऐसा इतना कुछ नहीं होता है। लेकिन ये जो मूवीज अब आई हैं, इनमें काफी कुछ रियल कोर्ट्स भी तो दिखाए गए हैं। नहीं रियल रियल कोर्ट्स से की बात से मैं सहमत नहीं हूँ अनुराग जी। मैं फिर कहूंगा कि फिल्मों में नाटकीयता भरपूर होती है दर्शक को आकर्षित करने के लिए। आप पुरानी फिल्म की अदालत देखिए, नई फिल्म की अदालत देखिए और असल में आप अदालत में विजिट हाँ। करिए, तो आपको फर्क नजर आएगा। जब तक नाटकीयता नहीं होगी दर्शक बंधा नहीं रहेगा। और असल अदालत में नाटकीयता नहीं है, न नाटकीयता चलती है, न नाटकीयता होने दी जाती है, न वहाँ अलाउड है। वहाँ जो सच्चाई है, न्याय के लिए लड़ते हैं। तो इसलिए उसमें और फिल्मी अदालत में रात दिन का फर्क है अनुराग जी। तो कैसे फिल्मी अदालत को फिल्टर कैसे करें? मान लो एक मैं मूवी देखने गया, मेरा रियल कोर्ट से कोई कभी वास्ता नहीं रहा, जैसा ज्यादातर लोगों का नहीं होता है। तो अब वो फ़िल्म देखने गया, वो फ़िल्म देख रहा है, तो वो कैसे फ़िल्टर करे कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? खुद जाए पहले अदालत देखे। नहीं, देखिए ये जो छवि है, ये फिल्मों के माध्यम से अगर किसी के दिमाग में अंकित होती है, तो उसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। ये प्रचार और प्रसार के लिए फिल्मी अदालतें बनवाई जाती हैं, फिल्मी डायलॉग लिखे जाते हैं और लोग, दूसरा मैं आपको बताऊं अनुराग जी, कि फिल्मी अदालतों को लोग सीरियसली नहीं लेते, मजाक के तौर पर लेते हैं। कहाँ इससे हमारा एंटरटेनमेंट हुआ है? ये फिल्मी अदालत है। सच्ची अदालत होती है। नहीं, वो तो क्लेम करते हैं ना फ़िल्म मेकर्स कि हम सच्ची अदालत ही दिखा रहे हैं आपको। वो सेटअप वैसा बना देते हैं, लेकिन न वैसा असल अदालत में होता है, न जज साहब का एटीट्यूड वैसा होता है, न वकीलों का कि बहस उस तरह से होती है। सब रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। और इसको लेकर के अनुराग जी कई बार मामले न्यायालय में भी पहुंचे कि फिल्मों में वकीलों की छवि जो है वो गलत तरीके से प्रस्तुत की गई। इसलिए ये ऐसा विषय नहीं है या ऐसी बात नहीं है कि जिससे आम आदमी के दिमाग में न्यायालय की जो असल छवि है वो खराब हो जाए। असल न्यायालय न्याय के लिए है, न्याय कर रहा है, न्याय मिल रहा है। तो ये जो हमने बहुत सारी बातें की वकीलों के वेलफेयर के बारे में, जी। वकालत के प्रोफ़ेशन में आने वाली दिक्कतें थोड़ी आपने कम खुलासा की। जो नए वकील होते हैं, उनको क्या दिक्कतें आती हैं और क्या सॉल्यूशन आप सोचते हो उनका? बहुत 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 खूबसूरत सवाल अनुराग जी। देखिए, मैं स्वयं फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट। वकालत की शुरुआत में देखिए वकील बनता है थे 20 24 25 साल की उम्र में। वही उम्र होती है कि जब घर वाले ये चाहते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। और वही उम्र और स्टेज होती है कि जब नए वकील को वकालत पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। थोड़े लाइटर मोमेंट हैं अनुराग जी। एक बार एक ऑनरेबल ने एक बात कही कि एक एडवोकेट 2 शादियां करता है। एक शादी होती है उसकी जो सामाजिक रीति रिवाज से होती है वो, और दूसरी शादी करता है वो अपने प्रोफेशन से। किसी एक पे ज्यादा ध्यान देता है तो दूसरी रूठने लग जाती है। वकील को वकील से ही शादी कर लेनी चाहिए ना। प्रो- तो इसमें क्या है अनुराग जी कि नए वकीलों को बहुत संयम की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, रेगुलरिटी की जरूरत है और डिसिप्लिन की जरूरत है। शुरू के 5-7 सालों में नो डाउट आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दूसरी बातों को लेकर के, लेकिन अगर आप अपना पूरा फोकस
प्रोफेशन पे देंगे तो लाइफ टाइम जो है वो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और डरने की ज़रूरत नहीं है, संयम रखने की ज़रूरत है, लगातार चलते रहने की ज़रूरत है। मील के पत्थरों की तरफ देखना छोड़ दीजिए। वो अम, आप तो साहित्य से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अ, हिंदी गज़लों के जो जन्मदाता कहो दुष्यंत कुमार, उन्होंने 2 लाइनें कही थी ना कि वही मैं नए जो मेरे साथी अधिवक्ता इस प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं, जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स हैं, उनके लिए उनकी 2 लाइनें कहना चाहता हूँ दुष्यंत कि यस, कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये तो देखते हैं नए वकील इसको आपकी राय को, लिटरेरी राय को कितना फॉलो करते हैं। नहीं, और संजीदगी से फ़ॉलो करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है और उसका उनको बेनिफिट मिलेगा, मेरी बात याद आएगी उनको। नहीं, आप आज नहीं चैलेंजेस के बारे में बता रहे थे कि यंग एज में जब वो प्रोफेशन शुरू करता है तो चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंज देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस एस्टेब्लिश करके और आपकी अर्निंग कब शुरू हो जाएगी। अच्छी बात ये है कि अधिकतम जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनके साथ नया अधिवक्ता एसोसिएट होता है, वो उसको कुछ रेम्यूनरेशन, कुछ स्टाइपेंड के तौर पर जो है ना, वो उनको कुछ देते हैं, पॉकेट मनी के पॉकेट मनी के तौर पर देते हैं, तो उसको ऐसा फील नहीं होता। अब कुछ वर्षों तक आपको पूरी लगन के साथ ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा, सीनियर के साथ जुड़ाव रखना पड़ेगा, सीखने की ललक रखनी पड़ेगी, चेष्टा सीखने की रखनी पड़ेगी। और इसी दरमियान आपको पता नहीं लगेगा कि कितने लोगों ने आपको ऑब्जर्व किया है कि ही इज ए वेरी सिंसियर एडवोकेट, और लोग आपसे अपने आप जुड़ेंगे, फिर आपके पास अपने आप आने लगेंगे। आपको अपना ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी डिसिप्लिन, आपकी रेगुलरिटी ही आपको आपके नाम का प्रचार करेगी। आप सुबह जब घर से निकलते हैं तो लोग घड़ी और टाइम मिलाना चाहिए कि वकील साहब जा रहे हैं, इसका मतलब 9:30 बजे है। वकील साहब कोर्ट से लौट रहे हैं, इसका मतलब 5:30 से 6 बजे का टाइम है। 10:30 बजी है, आपको वकील साहब से मुलाकात करनी है, तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि नहीं, अरे वो वकील साहब तो 11:30 बजे तक ऑफिस में बैठते हैं, अभी जरूर मिलेंगे। कहने का मतलब ये अनुराग जी कि लोगों को आपकी आदत बन जानी चाहिए कि ये वकील की डिसिप्लिन है, ये रेगुलरिटी है, तो लोग अपने आप आपसे जुड़ते चले जाएंगे, आपके पास ब्रीफ आती जाएगी। मैं आपको एक बीच में ऑनरेबल जस्टिस एनपी गुप्ता साहब जो अक्सर कहा करते थे कि जब भी क्लाइंट आए, जब फरीक आए, तो फाइल पे कंसंट्रेट करिए, उसकी जेब पर कंसंट्रेट मत करिए। अगर जेब पे ध्यान देंगे तो फाइल कब चली जाएगी आपको खुद को पता नहीं लगेगा, और फाइल पे कंसंट्रेट करेंगे तो फीस जरूर आएगी। ये जो आपने बताया ना फरी क्लाइंट, ये एक लैंग्वेज इशू भी है जुडिशरी में। पहले मुगल काल से भाषा चली आ रही थी, अदालतों की भाषा फारसी थी, उसके बाद शायद उर्दू हुई, फिर इंग्लिश, और इस समय हिंदी में भी काफ़ी काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। काफ़ी काम हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये जो पूरा फेज आया है, इस समय अदालतों की भाषा कौन सी है? मिली जुली, हम्म क्योंकि व्रत ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि जब तक अंग्रेजी में डिसीजन दिए जाते थे या बहस अंग्रेजी में होती थी, तो जो क्लाइंट होता था उसे कुछ पता नहीं होता था कि उसके बारे में क्या बात चल रही। तो उसमें कोई बदलाव आया है क्या? काफी बदलाव आया है। देखिए, वृत्त भारत के समय में संपर्क भाषा के रूप में पैदा हुई उर्दू, जिसमें फारसी, उर्दू, हिंदी और हिंदी के लोकल वर्ड्स, संस्कृत के शब्द, ये सब मिला करके, ताकि हर क्षेत्र का आदमी बात को मोटे तौर पर समझ सके। और अदालतों की भाषा भी यही रही। धीरे 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 जो है, जो क्लिष्ट शब्द थे उनका स्थान आसान शब्दों ने लिया। जो बहुत बड़े बड़े जजमेंट लिखे जाते थे उनका स्थान समराइज जजमेंट्स ने लिया। और कई बार ऑनरेबल जजेस ने अपनी स्पीचेस में भी कहा है कि जो जजमेंट है वो बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, उसमें फैक्ट्स ब्रीफ में आप लिखें ताकि आसानी से समझ में आ जाए, और कंक्लूजन न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो भी हो
वो बहुत बड़े और विस्तार से लिखने से उसको लोग पढ़ते भी कम हैं और लगता है इतना बड़ा जजमेंट है कौन पढ़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है अनुराग जी, इट डिफर्स केस टू केस। हर चीज कई केस ऐसे होते हैं आप शॉर्ट कि नहीं कर हाँ, जिनका आपको यू हैव टू गिव द डिटेल। जब किसी का बहुत बड़ा इशू जुड़ा हुआ हो, जिंदगी मौत का सवाल हो, हाँ, आप तो ये एक्सपेक्ट करें कि 4 लाइन में कोई बता नहीं होगा। होना भी हाँ, अदरवाइज ये होगा, अरे इसमें ये पहलू तो कंसीडर ही नहीं किया, इस बिंदु पर तो विवेचन ही नहीं किया। इसलिए उन सब से बचते हुए इस तरह से जजमेंट राइटिंग हो, नरेशन इस तरह से हो कि आदमी पढ़ता चला जाए, शुरू करे और जब अंत करे तब रुके, उसमें फ्लो होना चाहिए। उसमें फ्लो होना चाहिए। मंसूर साहब, बहुत सारी बातें हम लोगों की हो गई। थैंक यू। वकीलों के प्रोटेक्शन के बारे में भी, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा इशू भी है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी, बहुत कम लोगों को पता है कि इतने वकील हैं और उनका इतना बड़ा फंड मौजूद भी है, इसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। और आपके जो थॉट्स हैं वो बड़े पॉजिटिव थॉट्स हैं इन सब चीज़ों Thank के you. ऊपर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ आए, किसी दूसरे मुद्दे पर हम लोग फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद अनुराग जी, आपके चैनल का धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।